today we are going to discuss with what today we are going to take a topic that is what कि फॉर्म्स ऑफ ड्रामा को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने पहले भी डिस्कस किए थे, आज भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखना है कि जब आप ड्रामा की बात करते हैं तो ड्रामा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्शन। एक्शन आपको नहीं भूलना। एक्शन का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस, एक चीज। दूसरा चीज, ड्रामा का अगर कोई इंपॉर्टेंट और हिस्सा है तो वो क्या है? प्लॉट। प्लॉट को अरिस्टोटल ने कहा है कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी। जो प्लॉट है या क्या है? सोल ऑफ ट्रेजिडी है। तो दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि व्हेन एवर यू टॉक अबाउट ड्रामा, जब आप ड्रामा के बारे में बात करते हैं तो ड्रामा आपका क्या होता है? ड्रामा में एक तो एक्शन होता है। एक्शन मीन्स परफॉर्मेंस, नंबर वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको और क्या चीज ध्यान में रखना है? प्लॉट। प्लॉट को क्या कहा जाता है? प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी। अगर एक डिफिनेशन आता है कि हु सेड प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी, अरिस्टोटल सेड प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी। अरिस्टोटल ने कहा है कि जो प्लॉट होता है वह क्या है? सोल ऑफ ट्रेजिडी है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऐसी कोई डिफिनेशन आती कि और तो आपको ये समझना है कि प्लॉट इज द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स। जो प्लॉट है वह कुछ नहीं है बल्कि क्या है? सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स। जो घटना होती है, जो इवेंट्स होता है, जब वो सिस्टमेटिक ढंग से होता है, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट किया जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? तब हम उसको प्लॉट कहते हैं। तो ये दो तीन पॉइंट है, टेक्निकल शब्द है जो हमें समझना चाहिए। ड्रामा में क्या चीज है? एक्शन है। जब ट्रेजिडी होगा तो ट्रेजिक एक्शन होगा, जब कॉमेडी होगा तो कौन सा एक्शन होगा? कॉमिक एक्शन होगा। यह जो एक्शन होता है, एक्शन का मतलब होता है करके दिखाना। एक्शन मीन्स करके दिखाना। इट मीन दैट इट शुड बी परफॉर्म, उसको हमें परफॉर्म करना है। एक्शन का मतलब करके दिखाना या उस पार्टिकुलर चीज को हमें क्या करना है? परफॉर्म करना। PERFORM, एक चीज। दूसरा मैंने आपसे क्या कहा? प्लॉट। प्लॉट को अरिस्टोटल ने क्या कहा है? प्लॉट को अरिस्टोटल कहते हैं कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी। जो प्लॉट है वह आपका क्या है? सोल ऑफ ट्रेजिडी है। एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि प्लॉट इज द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स। किसी भी घटना को जब हम सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट करते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं? प्लॉट कहते हैं। प्लॉट मीन्स सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। किसी भी घटना को सिस्टमेटिक ढंग से जब प्रेजेंट किया जाता है तब उसको क्या कहा जाता है? प्लॉट कहा जाता है। अ गुड प्लॉट हैज बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। एक जो अच्छा प्लॉट होता है उसका बिगिनिंग होता है, उसका मिडिल होता है और उसका एंड होता है। अ गुड प्लॉट हैज बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। एक अच्छा जो प्लॉट होता है उसका बिगिनिंग होता है, उसका मिडिल होता है और उसका एंड होता है। कहानी को कैसे, घटना को शुरू में क्या बताया जाना है, बीच में क्या बताया जाना है, लास्ट में क्या बताया जाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि ड्रामा को किसमें बांटा जाता है? ड्रामा को एक्ट में बांटा जाता है। किसमें बांटा जाता है? एक्ट में बांटा जाता है। आप देखे होंगे कि कभी उसमें नहीं लिखा जाता, चैप्टर नहीं लिखा जाता। ड्रामा इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू एक्ट एंड एलिजाबेथन ड्रामा वाज डिवाइडेड इनटू 5 एक्ट। मॉडर्न एज के जो ड्रामा थे, खास करके गाल्सवर्दी का, जीबी शाह का या उसके बाद के जो ड्रामेटिस्ट आए थे उनके ड्रामा को 3 एक्ट में बांटा गया है और कुछ ड्रामा को 1 एक्ट में बांटा गया है। तो एक्ट हमेशा किससे जुड़ा हुआ है? ड्रामा से जुड़ा हुआ है। 2005 के टीजीटी में यह डिफिनीशन पूछा गया कि व्हाट इज एक्ट। 2005 के टीजीटी में यू विल कम टू नो अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड, एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज एक्ट। देन यू विल कम टू नो, उसमें आपने देखा कि उसका जो डिफिनीशन है कि एक्ट इज अ मेजर डिवीजन ऑफ एक्शन इनटू द प्ले। मेजर डिवीजन ऑफ एक्शन, इतने शब्द आपको ध्यान में रखना है। अगर ये पूछा जाता है कि एक्ट क्या है तो एक्ट मींस मेजर डिवीजन ऑफ एक्शन। अगर ये चीज पूछा जाता है सीन क्या है, सीन इज द सब डिवीजन ऑफ एक्शन। सब डिवीजन ऑफ एक्शन।
एक्शन, वो जो एक्शन होता है उसका सब डिवीजन होता है, वो क्या होता है, वह आपका सीन होता है। एक्ट आपका क्या होता है, एक्ट जो है मेजर डिवीजन ऑफ एक्शन होता है। तो आपको टर्म को क्लियर करते चलना है कि जो टर्म है या जो टाइप्स ऑफ ड्रामा है वो सब इससे जुड़ा हुआ है। मैंने क्या क्या बताया, मैंने आपको प्लॉट बताया, मैंने आपको क्या बताया, एक्शन बताया, मैंने आपको क्या बताया, एक्ट बताया, मैंने आपको क्या बताया, सीन बताया। अब उसके बाद जो है ड्रामा में और क्या चीजें होती है, तो ड्रामा में एक वर्ड होता है प्रोटेगनिस्ट, PROTAGONIST। ऐसा नहीं कि केवल ड्रामा में होगा, ये किसी भी नैरेटिव फॉर्म में जहाँ पे भी कोई स्टोरी बताई जाती है या जहाँ पर भी कोई स्टोरी होता है, उसमें उस स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। उन कैरेक्टर्स में जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है उसको लिटरेरी टर्म में प्रोटेगनिस्ट कहा जाता है। PROTAGONIST। इफ एनीवन आस्क यू who is protagonist, then remember that the protagonist is a central character of any piece of literature that is in narrative form। नैरेटिव फॉर्म मतलब जिसमें कहानी बताई जाती है, जिसमें कहानी सुनाई जाती है। तो आप ये देखेंगे कि वो जो प्रोटेगनिस्ट है, वो प्रोटेगनिस्ट कौन होता है, सेंट्रल कैरेक्टर होता है। प्रोटेगनिस्ट मीन्स सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ एनी पीस ऑफ लिटरेचर विच इज इन नैरेटिव फॉर्म। जो नैरेटिव फॉर्म में होगा, कहानी सुनाने के लिए, बताने के लिए कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रोटेगनिस्ट कौन है, सेंट्रल कैरेक्टर होते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर आपको बात करना चाहिए कि इसके अलावा एक और शब्द होता है जो प्रोटेगनिस्ट का एक तरह से कह सकते हैं आप एंटोनिम है, दैट इज व्हाट, दैट इज द एंटागोनिस्ट। ANTAGONIST, एंटागोनिस्ट, ANTAGONIST। सवाल ये उठता है कि एंटागोनिस्ट कौन है। एंटागोनिस्ट जो होता है वह आपका आप कह सकते हैं कि जो एक विलेनस नेचर, जिसका एक ऐसा कैरेक्टर हु इज वर्किंग एज अ विलेन, जो विलेन के रूप में काम करता हो या जिसका नेचर केवल विलेनस हो, केवल बुरा ही सोचता हो, वह अच्छा भी ना हो। जैसे आप मैकबेथ को एंटागोनिस्ट नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि मैकबेथ में अच्छाइयां भी है और बुराइयां भी है, दोनों चीजें हैं। लेकिन कोई कैरेक्टर ऐसा है जो केवल बुरा है, जैसे इयागो, हैमलेट का जो इयागो है, वह सॉरी हैमलेट कह रहे, शेक्सपियर का जो इयागो है, वह जो इयागो है वह केवल बुरा करता, तो वह जो इयागो है वह क्या होगा, वह एंटागनिस्ट होगा। या आप देखेंगे कि इफ यू गो विद हैमलेट, तो हैमलेट जो प्ले है उसमें जो क्लाउडियस का रोल है वह केवल बुरा ही बुरा है, वह भी क्या होगा, एंटागोनिस्ट होगा। कंफर्म हो रहा है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि एंटागोनिस्ट का मतलब जो विलेन हो, जो केवल बुरा काम करता हो, ऐसा नहीं कि उसमें किसी तरह की कोई अच्छाई, नो नॉट ऐसा। अब उसके बाद आपको और कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। वो कौन कौन से और पॉइंट्स है कि एंटागोनिस्ट हो गया, प्रोटेगोनिस्ट हो गया, और उसके अलावा एक वर्ड होता है कॉन्फिदा। कॉन्फिदा, CONFIDANT, कॉन्फिदा। कॉन्फिदा किसको कहा जाता है, कॉन्फिदा जो होता है एक ऐसा मेल कैरेक्टर जो अटेंडेंट का काम करता है या विश्वास पात्र, इसी से बना हुआ कॉन्फिडेंशियल लेटर, कॉन्फिडेंशियल लेटर। लेकिन कॉन्फिदा एक ऐसा मेल कैरेक्टर जो बहुत किसी खास का विश्वास पात्र हो, किसी का खास हो, और वह आदमी उससे अपनी सारी बातें शेयर करता हो, तो वह क्या कहा जाएगा, वह कॉन्फिदा कहा जाएगा। स्पेलिंग क्या है, CONFIDANT। कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिदा DANT। तो उसके बाद यह क्या होता है, यह मेल कैरेक्टर होता है। कॉन्फिडी इसी का फीमेल कैरेक्टर के लिए CONFIDANT परहैप्स इसका की डबल ई है या TE, ऐसे ही करके एक मैं मिस कर रहा हूँ। तो कॉन्फिदा, कॉन्फिदी अगर मेल और एक कैरेक्टर बार सर, होगा, या स्पेलिंग से। CONFIDANT
E E E Kanfidi. Either E or E E. Sometimes you find. So that is the female character. जो फीमेल कैरेक्टर किसी का बहुत ज्यादा क्या हो कि नजदीक हो उसके, वह जो है क्या होगी, वह कॉन्फिडेंट कही जाएगी। तो मेल कैरेक्टर जो किसी के बहुत नजदीक होगा और वह राजकुमार उसी से सारी बातें शेयर करता होगा, उसको कॉन्फिदा कहा जाएगा। और जो कॉन्फिदी होगी वह होती है, आज उसी का दूसरा रूप क्या आया हुआ, पर्सनल सेक्रेटरी। अगर आप देखेंगे कि जितने भी हैं, चाहे आपके हीरोज हो, हीरोइंस हो, या आप कह सकते हैं कि जो जिनका अपना पास वर्क लोड बहुत ज्यादा है, उनकी ऑफिसेज है, बहुत सारा काम है, उनका अपना कोई ना कोई पर्सनल सेक्रेटरी होता है जिसको सारी चीजें जो है पता होती है। वह उसी से ही आप अपॉइंटमेंट लेंगे मिलने के लिए, उसी से ही तमाम चीजें होंगे। जब तक मतलब बॉस तक पहुंचने के लिए आपको जो है बगैर उसके परमिशन के यू कांट गो। अगर आप देखेंगे हैमलेट में जो रोल होरेसियो का है, होरेसियो इज द कॉन्फिदा ऑफ हैमलेट, क्योंकि हैमलेट अपने मन की सारी बातें, दिल की सारी बातें अगर किसी से शेयर करता है तो वह किससे करता है, होरेसियो से। इवन इतना वह जो है किससे शेयर नहीं करता है, ओफेलिया से, जबकि ओफेलिया उसकी बिलव्ड थी। तो रिमेंबर दैट कि ये एक पॉइंट है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, टर्म के पॉइंट ऑफ कॉन्फिदा, कॉन्फिडी। उसके अलावा एक और शब्द है फोलियो, FOLIO, जैसे फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज। जो फोलियो है, फोलियो मीन्स कंपाइलेशन ऑफ ऑल द वर्क ऑफ अ राइटर। किसी भी राइटर के सारे वर्क को कंपाइल करके उसको एक जगह लाने का काम आपका क्या कहा जाता है, फोलियो, FOLIO, कंपाइलेशन ऑफ ऑल द वर्क्स ऑफ अ राइटर। तो जो पहला फोलियो आया था, अगर आपको याद होगा, 1623 में आया था शेक्सपियर के प्लेज का, जिसमें 36 प्लेज आए थे और उन्होंने लिखा कितना था, 37, जिसमें एक प्ले पेरिक्लिस को ओमिट किया गया था। बाद में 1632 में सेकेंड फोलियो आता है जिसमें जो है पेरिक्लिस को इंक्लूड करके पूरा का पूरा 37 प्ले वहां पे रखा जाता है। तो एक वर्ड ये भी है जो ड्रामा से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब क्या है, फोलियो। Now, I'm telling you what? Now I'm telling you some important points which are highly significant. उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ओरिजिन ऑफ ड्रामा। वो जो जो ड्रामा की ओरिजिन है वो कैसे होती है और कहाँ से होती है। जब आप ड्रामा की ओरिजिन की बात करेंगे तो अनडाउटली ग्रीक में हुआ। ग्रीक में ट्रेजिडी आई, कॉमेडी आई। अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी कॉमेडी उन्होंने अपनी किताब पोएटिक्स में बताया हुआ है, वो सब ठीक है। अरिस्टोटल बात करते हैं ट्रेजिडी ए है, ट्रेजिक एक्शन। ट्रेजिडी को उन्होंने पहले नंबर पे रखा, एपिक को उन्होंने दूसरे नंबर पर रखा, फिर लास्ट में उन्होंने कॉमेडी को, तो कॉमेडी में को वहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था। अरिस्टोटल ने कहा कि जो ट्रेजिडी होगा वह किसमें लिखा जाएगा, वह पोएटिक लैंग्वेज में होगा और उसमें ट्रेजिक एक्शन होगा। और एक कॉन्सेप्ट उन्होंने और दिया था, ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट दिया। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, ट्रेजिक हीरो। जब उससे पूछा गया कि ट्रेजिक हीरो कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि जो ट्रेजिक हीरो है वे क्या है, मेन एंड वुमेन, men and women होंगे। they will not be Satan, they will not be God, they will not be angel, they will not be supernatural character। तो ट्रेजिक हीरो का जो डिफिनेशन है, अ कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ ईदर मैन और वुमेन बट द मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड एलिमेंट। अ कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैन और वुमेन, मैन या वुमेन ही होगा। क्यों, क्योंकि जो मैन और वुमेन है वह क्या है, मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड एलिमेंट्स, आप कह सकते हैं ह्यूमन। तो वह बैड और गुड एलिमेंट्स का है, जब तक गुड और बैड एलिमेंट्स इसमें नहीं होगा तब तक ट्रेजिक चीजें नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि हम जो भी कैरेक्टर लें, तो हमारा जो ट्रेजिक हीरो होना चाहिए, दैट शुड बी द मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड एलिमेंट। और वह क्या होना चाहिए, इधर मैन और वुमेन वो होगा।
और उसमें ट्रेजिक एक्शन होगा, पोइटिक लैंग्वेज होगा, सेटन नहीं होंगे, गॉड नहीं होंगे, एंजल नहीं होंगे, सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स नहीं होंगे। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि उन्होंने कहा कि जो भी बात बताई जाएगी पोएटिक लैंग्वेज में बताई जाएगी, उसमें प्रोजाइक लैंग्वेज का यूज नहीं होगा। जो भी चीज होगा ट्रेजिक एक्शन होगा, कामिक एक्शन नहीं होगा। ट्रेजिडी के लेकर के उन्होंने ये बातें बताई है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट आता है थ्री यूनिटीज का। ये हम सबको पता है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन। टाइम को बाउंड किया गया कि कोई भी ड्रामा 24 आवर्स, एक दिन से ज्यादा का टाइम नहीं क्रॉस करना चाहिए, सारी घटना एक दिन में खत्म हो जाए। मतलब अगर आज मॉर्निंग से शुरू हो रहा है तो अगली मॉर्निंग आने से पहले वो चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए, पूरी कहानी। प्लेस का मतलब कि ड्रामा का जो प्लेस होगा एक ही जगह घटित होना चाहिए, हर जगह सीन ना बदलती है, हर जगह जो लोकेशन ना बदलता रहे, सेटिंग उसकी एक ही जगह रखी जाए। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और क्या पूछा जा चुका है कि अरिस्टोटल ने थ्री यूनिटीज में, जो यूनिटी ऑफ टाइम है, जो यूनिटी ऑफ प्लेस है, जो यूनिटी ऑफ एक्शन है, इनमें से किस यूनिटी को सबसे ज्यादा महत्व दिया है और पहले नंबर पर रखा है। देन यू विल कम टू नो उन्होंने जो सबसे पहले नंबर पर रखा है वह कौन सा चीज रहा है, वह है यूनिटी ऑफ एक्शन। वह कौन सा रहा था, यूनिटी ऑफ एक्शन। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अलावा अरिस्टोटल का एक अपना और कॉन्सेप्ट है, वह क्या है, कोरस। जो कोरस है वह उनकी ट्रेजिडी में देखने को मिलता है। और कोरस जो है यह क्या थे, ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते थे हु सर्व्ड इन चर्च टू वर्शिप और ग्लोरीफाइड गॉड। दे sang some beautiful songs in the admiration of God, goddess। उनको जो है प्रशंसा में वे गीत को गाते थे, तो उनको क्या कहा गया, कोरस कहा गया है। वे क्या होते थे, अ ग्रुप ऑफ सिंगर होते थे। कोरस वाज व्हाट, दे वर अ ग्रुप ऑफ सिंगर। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको और शेयर करना चाहूंगा या बताना चाहूंगा कि इसके अलावा अगर आप और किसी चीज को देखेंगे या अगर आप और किसी बात को समझने की कोशिश करिए, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो कोरस है वह आज के समय में जो है आप कह सकते हैं कि जो एंकर है उनके जैसा काम करते हैं। अगर ये ऑप्शन आता है कि कोरस वर्क्स टू ब्रिज द कैरेक्टर एंड द ऑडियंस, तो यह एक सही डिफिनेशन है कि कोरस जो है ड्रामा में ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स, सॉरी ऑडियंस या स्पेक्टेटर्स प्लस कैरेक्टर को जोड़ने का काम करते हैं। तो कोरस क्या है, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स who have been used in church to serve God by singing some beautiful songs in the admiration, yet to praise God, goddess. But in drama, they work as bridge, BRIDG, bridge माने जोड़ना। They work as bridge या they connect both the spectator and ऑडियंस, स्पेक्टेटर और ऑडियंस को वो जोड़ने का काम करते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहा। तीसरा चीज जो एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है कि यूनिटी ऑफ टाइम है, यूनिटी ऑफ प्लेस है, यूनिटी ऑफ एक्शन है, कोरस है, सो मेनी थिंग्स यू फाइंड। उसके अलावा कुछ ऐसे टर्म हैं जो आपको शेक्सपियरियन ट्रेजिडी और तमाम जगहों पर मिलेंगे। उनमें से एक टर्म है कैथारसिस। कैथारसिस का सीधा सा मतलब है परगेशन, प्यूरिफिकेशन और इमोशनल वॉश। कैथारसिस किससे जुड़ा हुआ है, स्पेक्टेटर से जुड़ा हुआ है। जब जो है कैरेक्टर स्टेज पर सफर करता है तो उसकी सफरिंग को देख करके स्पेक्टेटर्स की आंखों से आंसू निकलता है। जो एक कंडीशन होती है, अभी इतना समय नहीं कि मैं उसको बहुत खुल करके एक्सप्लेन करूं। वह एक कंडीशन होती है कि एक सीसा होता है, एक तूफान होता है, और वह तूफान जो है किसकी शक्ल में आता है, उन आंसुओं की शक्ल में आता है। तो जो तूफान के जाने के बाद जो एहसास होता है प्यूरिफिकेशन का कि हर चीज नॉर्मल हो गया, तो दैट सिचुएशन इज व्हाट, दैट स्टेट ऑफ बीइंग, दैट स्टेट ऑफ बीइंग इज व्हाट, दैट स्टेट ऑफ बीइंग इज कैथारसिस। तो अगर कभी भी कैथारसिस का ऑप्शन आएगा तो कैथारसिस मीन्स परगेशन, PURGATHARSIS,
CATHARSIS. Catharsis means purification. कैथारसिस मीन्स इमोशनल वॉश। और यह जो कैथारसिस है, यह आपका जो किससे जुड़ा हुआ है, यह आपका स्पेक्टेटर से जुड़ा हुआ है। एक और शब्द है कैथारसिस से पहले जो होता है वो होता है पिटी एंड फियर। शेक्सपियर जो आपका ग्रीक ट्रेजेडी है उसमें ये चीज मिलता है। वह कौन सा चीज है? पिटी एंड फियर। पिटी और फियर में क्या होता है? पिटी और फियर में आप ये देखेंगे कि जो पिटी है, पिटी रिफर्स टू व्हाट? पिटी रिफर्स टू आप समथिंग यू कैन से कि दया, फियर डर। ये जो पिटी और फियर है, जब भी कैरेक्टर सफर करेगा, वेदर दैट इज हीरो, हीरोइन, एनी कैरेक्टर who suffers या who faces some problem, या if any character is under the grip of tragic situation, अगर कोई ट्रेजिडी उसके साथ होती है तो उसको देख करके इंसान होने के नाते जो स्पेक्टेटर बैठा है वह दर्शक, वह भी इंसान है, जो सफर कर रहा वह भी इंसान। तो जो बैठा हुआ है उसको क्या होगा? उसको जो है उसकी सफरिंग को देख के दया उत्पन्न होगी कि मेरी हम शक्ल का मेरा भाई, मेरी बहन या मेरे घर का या मेरे जैसा आदमी क्या कर रहा है? सफर कर रहा है। तो उसका दिल, ये नेचुरल चीज है, उसका दिल जो है क्या होगा? ये कहेगा कि उसको हेल्प करना चाहिए। एक सिचुएशन होता है। लेकिन फिर क्या होगा? इसी पीटी के साथ साथ पैरेलल तुरंत चलता रहता है फियर। उसको डर भी लगेगा। किस चीज का डर लगेगा? कहीं यह मेरे साथ भी ऐसा ना हो। तो पिटी एंड फियर या अनडाउटली किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है? सफरिंग ऑफ द कैरेक्टर। लेकिन उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है? स्पेक्टेटर्स पर हो रहा है। सफरिंग वहां पे हो रहा है लेकिन उसका सफरिंग का रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है? स्पेक्टेटर्स पे हो रहा है। तो पिटी अराउजेस कहाँ पे? किसके दिल में पिटी अराउज हो रहा है? स्पेक्टेटर्स पे। फियर किसके दिल में उत्पन्न हो रहा है? स्पेक्टेटर्स पे। किसकी वजह से हो रहा है? कैरेक्टर सफर। तो एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना, वह कौन सा कॉन्सेप्ट है? पीटी एंड फियर। उसके अलावा अगर आप देखेंगे एक और वर्ड है जिसका मतलब होता है हैमार्सिया। HAMARTIA। हैमार्सिया जो होता है, दिस इज द वर्ड, दिस इज द ट्रेजिक फ्लॉ। हैमार्सिया ट्रेजिक फ्लॉ आर द वीक पॉइंट ऑफ द कैरेक्टर which becomes the cause of his downfall or her downfall। हाइमार्सिया जो होता है यह एक तरह का क्या होता है कि वीक पॉइंट ऑफ द कैरेक्टर होता है जो उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। जैसे मैकबेथ में जो हाइमार्सिया है वह क्या है? वह आपका इविल एम्बिशन है। हैमलेट का हाइमार्सिया डिले इन एक्शन है। ओथेलो में जेलस नेचर है। और किंग लियर में क्रीडुलस है, जब बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। तो इस तरह का किसी ना किसी कैरेक्टर का कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है। वह चीज बहुत मायने रखती है। तो उसकी वजह से वो चीजें जो है उसका अपना पतन होता है। वी सी या वी फाइंड दीस थिंग। अब उसके बाद एक चीज मैं कैरेक्टर को लेकर के बताऊंगा जहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैरेक्टर्स का मतलब कि मेन एंड वुमेन हु प्ले देयर रोल ऑन द स्टेज। मेन एंड वुमेन हु प्ले देयर रोल ऑन द स्टेज, वे क्या होते हैं? वे आपके कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन E.M. फास्टर जो जो मॉडर्न एज के नावलिस्ट थे, E.M. फास्टर, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर, ई से एडवर्ड, एम से मॉर्गन, एफ से फॉस्टर। एडवर्ड मॉर्गन फास्टर, इन्होंने कैरेक्टर को अपनी किताब आस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल में दो हिस्सों में बांटा। कौन सी किताब? आस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल। यह किताब कब आई है? 1927 में आई है। द बुक केम इन 1927। एडवर्ड मॉर्गन फास्टर divided characters into two parts in his book aspects of the novel। और वह किताब कब आई है? 1927 में आई है। उस किताब में उन्होंने कैरेक्टर्स को कहा कि कैरेक्टर दो तरह से होते हैं। एक राउंड कैरेक्टर होता है, ROUND, और एक फ्लैट कैरेक्टर होता है। राउंड कैरेक्टर और फ्लैट कैरेक्टर। तो जो ये राउंड कैरेक्टर है और जो ये फ्लैट कैरेक्टर है, यह बहुत मायने रखता है। राउंड कैरेक्टर एंड फ्लैट कैरेक्टर।
राउंड कैरेक्टर वह कैरेक्टर होता है जिसके इर्द गिर्द ड्रामा पूरी तरह से मूव करता है, जिसके इर्द गिर्द भी ड्रामा चलता है। और जो राउंड कैरेक्टर होगा उसमें उसके नेचर में हर समय परिवर्तन आता रहेगा, हर समय बदलाव आता रहेगा, उसको समझना आसान नहीं होता है। दे कांट दे दे डोंट मूव अराउंड अ सिंगल आइडिया, वे किसी एक विचार के इर्द गिर्द नहीं चलते हैं बल्कि उनके नेचर में लगातार परिवर्तन आता है। ऐसे कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? राउंड कैरेक्टर कहते हैं। फ्लैट कैरेक्टर वह कैरेक्टर होता है जिसके जो है विचारों में परिवर्तन आता है और आप उनको बहुत आसानी से जो है समझ सके, पहचान सके, उनको क्या कहा जाता है? उनको फ्लैट कैरेक्टर कहा जाता है। दे मूव अराउंड अराउंड अ सिंगल आइडिया, उनका जो पोजीशन होगा शुरू से लेकर अंत तक एक जैसा रहेगा। यू डोंट फाइंड एनी बिग चेंज इन द नेचर और साइकी ऑफ फ्लैट कैरेक्टर। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, होरेशियो जो है वह फ्लैट कैरेक्टर का एग्जांपल है। शुरू से लेकर अंत तक केवल अटेंडेंट का काम करता है, उसकी कोई सफरिंग नहीं है, उसका कोई साइकी नहीं है, वह जो है बिल्कुल उसी सिचुएशन में ही रहेगा। लेकिन हैमलेट जो है यह राउंड कैरेक्टर, उसका नेचर जो है, हैमलेट नॉर्मल से एबनॉर्मल की ओर जा रहा है। हैमलेट जो वायलेंस पे विश्वास नहीं करता, वह हैमलेट रिवेंज के कॉन्सेप्ट में विश्वास करता है। वह हैमलेट जो अपनी माँ से कभी लड़ा नहीं होगा, कभी एक वर्ड भी नहीं कहा होगा, वो अपनी माँ को कितना सारी बातें सुनाता है। वो अपने अंकल को एनिमी मान लेता है और उसी बदले के लिए वह ओफिलिया को त्याग देता है, अपना पूरा संसार लुटा देता है। तो ऐसे ही कैरेक्टर आपको जो है, ऐसा नहीं कि उस प्ले में केवल हैमलेट अकेले जो है राउंड कैरेक्टर है। हैमलेट के अलावा गर्ट्रूड भी राउंड कैरेक्टर है, क्लाउडियस भी राउंड कैरेक्टर है। लेकिन और ऐसे कैरेक्टर हैं जिनका में कोई उनके नेचर में परिवर्तन नहीं होता, वे वैसे ही रहते हैं। उनको एक लाइन या एक आइडिया के इर्द गिर्द ही मूव करते हैं, उनको आप क्या कहते हैं? उनको आप फ्लैट कैरेक्टर कहते हैं। और जिनमें जिनमें बहुत सारे विचार आ रहे हैं, उनका पूरा नेचर या कैरेक्टर बदल रहा है, उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप राउंड कैरेक्टर कहते हैं। तो ये दो पॉइंट है जो कौन बात किया हुआ? एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल में किसने बात किया हुआ? ई एम फास्टर ने किया हुआ। किसने कहा? ई एम फास्टर, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर, इन हिज बुक एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल इन 1927। ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो कैरेक्टर को लेकर के अगर हम आगे बढ़े तो जो इंग्लैंड है Please repeat the वहाँ name of book, please. Sir, please repeat the एस्पेक्ट्स name ऑफ of द book, नॉवेल, please. Spelling एस्पेक्ट्स of ऑफ द नॉवेल, ASPECTS, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल 1927 में आई है। इसमें उन्होंने thank you, बताया है sir. कि नॉवेल के 7 एस्पेक्ट होते हैं। प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। तो आई वॉज टेलिंग यू कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं। अगला अगर कोई पॉइंट आपको मिलेगा या अगर अगला कोई पॉइंट आपको समझ में आता है तो वह एक बहुत बड़ी चीज है, जिसमें मैं समझता हूँ कि हम सीधे इंग्लिश ड्रामा पे बात कर रहे हैं। इंग्लिश ड्रामा की जो शुरुआत है वह एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, या आप कह सकते हैं द मिडिल एजेस में होती है। और शुरू में जो इंग्लिश ड्रामा आता है वह किसकी शक्ल में आता है? मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, इंटरल्यूड। इसको मैंने बताया है, मैं फिर से जल्दी जल्दी एक लाइन में बता करके ओवर करता हूँ। मिरेकल प्ले इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ हु? द लाइफ ऑफ सेंट्स। जो मिरेकल प्ले है वह किसकी लाइफ पर आधारित है? सेंट्स की लाइफ पर आधारित है। मिस्ट्री प्ले इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ whom? मिस्ट्री प्ले इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ जीसस क्रिस्ट। किसकी लाइफ पर आधारित है? जीसस क्रिस्ट की। मोरालिटी प्ले इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ कॉमन राइचियस मैन, RIGHTEOUS, जो आम आदमी बहुत ज्यादा परहेजगार है, जो बुजुर्गे दीन है, या जो है क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा धार्मिक है, वह होता। एक और पॉइंट आता है, वह क्या होता है? इंटरल्यूड। इंटरल्यूड जो है यह चीज क्या है? यह कॉमेडी के लिए आया हुआ है, जिसका मतलब कॉमिक रिलीफ। अब आपको ये समझना है कि जो मिरेकल प्ले था वह ट्रेजिडी की शक्ल में था, जो मिस्ट्री प्ले था वह ट्रेजिडी की शक्ल में था, जो मोरालिटी प्ले था वह ट्रेजिडी की शक्ल में था।
इसका मतलब शुरू शुरू में इंग्लैंड में जब ड्रामा लिखा गया या आया, उसका जो रूप आया तो ट्रेजिडी आया, क्योंकि ट्रेजिडी ग्रीक में भी बड़ी पॉपुलर थी। उसी ट्रेजिडी में कुछ कॉमिक सीन डाल दिया जाता था, तो जो कॉमिक सीन होता था उसी को ही इंटरल्यूड कहा जाता। अगर कोई आपसे पूछता है कि इंटरल्यूड क्या है, तो इंटरल्यूड इज द कॉमिक सीन। इंटरल्यूड क्या है? यह एक कॉमिक सीन होता है। एंड यू विल कम टू नो कि इंटरल्यूड एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिटवीन द प्ले। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, इंटरल्यूड कई बार पूछा जा चुका है। ये चीज आपको, तो इंटरल्यूड क्या होता है? कॉमिक सीन है। और यह जो इंटरल्यूड जो कॉमिक सीन है, इसका मतलब क्या होता है आपका? बिटवीन द प्ले, लैटिन वो है। और समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज कॉमिक रिलीफ। चाहे ऑप्शन कॉमिक रिलीफ होगा, चाहे बिटवीन द प्ले होगा, वह चीज। और किससे रिलेटेड है? कॉमिक सीन से रिलेटेड या उससे चीजें रिलेटेड है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक पॉइंट आपको और नजर आएगा कि इन सबका जब ड्रामा आता है तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवरी मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो एवरी मैन है वह किसका एग्जाम्पल है? एवरी मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोरालिटी प्ले। वह किसका एग्जाम्पल है? मोरालिटी प्ले का एग्जाम्पल। एवरी मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोरालिटी प्ले। फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो उसमें एक और पॉइंट नजर आएगा। वह कौन सा पॉइंट नजर आता है? वह पॉइंट आपको ये नजर आएगा कि जो चीजें हैं ड्रामा की शक्ल, जो अभी केवल बाइबल से जो सब्जेक्ट मैटर लिया जा रहा था, जो चर्च के हाथ में था, या चर्च के जो आप कह सकते हैं कि जो वर्कर्स थे जो वहां पे आकर के रोल प्ले करते थे स्टेज पर, अब वहां से ड्रामा हट करके एक रिटेन शेप में आता है। और जब रिटेन शेप में आता है तो आप देखेंगे कि इंग्लिश में जो पहली कॉमेडी आती है जिसका नाम है फॉरेक्स फॉरेक्स सॉरी ट्रेजिडी, जो पहली ट्रेजिडी है फॉरेक्स फॉरेक्स या आप कह सकते हैं गार्बडक, रिटन बाय हूम? रिटन बाय थॉमस साइकिल एंड थॉमस नॉर्टन, जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। उस दिन भी हम लोगों ने पूछा था। ये सब मैं आपको थोड़ा सा पूरा मैं एक लेक्चर में लास्ट तक मैं पहुंचा देना चाहता हूँ कि क्या क्या पॉइंट रहा है, तो आपको माइंड में ये रहेगा। अगर इससे कोई क्वेश्चन बनेगा तो यू कैन डू। जरूरी नहीं कि मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं तभी चीजें वो हो पाएंगे, लेकिन एक लेक्चर में पूरा ड्रामा की बात आज हम क्लियर कर दे रहे हैं। तो गार्बडक आया जिसका फॉरेक्स और फॉरेक्स या फॉरेक्स एंड फॉरेक्स, और उसके अलावा देखते हैं ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया। फिर आप ये देखते हैं कि उसके राइटर थॉमस साइकिल एंड थॉमस नॉर्टन। ऐसी ही पहली कॉमेडी राल्फ राइस्टर गाइस्टर रिटन बाय निकोलस उडल। उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो जरूरी है जानना। थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी, और जो स्पेनिश ट्रेजेडी है वह जो है शेक्सपियर के हैमलेट का सोर्स है। थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी जो किसका सोर्स है? थॉमस किड स्पेनिश ट्रेजेडी, दैट इज द सोर्स ऑफ हैमलेट। जो हैमलेट का क्या है? हैमलेट का आपका सोर्स रहा। एक चीज आपको ये ध्यान में, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको और चीजें ध्यान में रखनी है, वो एक चीज ये ध्यान में रखना है कि अ, अगर हम बात करें तो इसके बाद अगर इंग्लैंड में ड्रामा को किसी और ने इस्टेब्लिश किया तो यूनिवर्सिटी विट्स के लोगों ने इस्टेब्लिश किया। यूनिवर्सिटी विट्स, अ ग्रुप ऑफ 7 members who studied at Oxford and Cambridge University. They were Latin scholars. उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे, इसलिए उनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा गया। विट्स का मतलब इंटेलेक्चुअल्स है या स्कॉलर्स है, और उनको लैटिन पे काफी होल्ड थी। बहुत सारा लैटिन में जो लिखा गया चीज था उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया। और तभी तक रिनेशा भी इंग्लैंड में आ चुका था। इस वजह से बहुत सारी चीजें क्या होती, चेंजेस हमें देखने को मिलता है। उसी यूनिवर्सिटी विट्स में एक बड़ा नाम जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो का है, जिसके लिए कहा जाता है ही पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। उन्होंने कई खूबसूरत ट्रेजेडीज लिखा। एक हिस्टोरिकल प्ले लिखा एडवर्ड सेकेंड, जो उनका पहला हिस्टोरिकल प्ले, सर उनका ही नहीं बल्कि इंग्लिश लिटरेचर का पहला हिस्टोरिकल प्ले। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश लिटरेचर का पहला हिस्टोरिकल प्ले है कौन सा था, तो एडवर्ड सेकेंड। और जो उनके प्ले हैं उसका क्या नाम है? और जो उनके प्ले हैं उनमें जीव ऑफ माल्टा रहा है, चैम्बरलेन रहा है, और आपका जो है डॉक्टर फॉस्टस है। इन दिस वे यू विल कम टू नो, ये उनकी खूबसूरत ट्रेजेडीज रही है जिसमें एम्बिशन है, लस्ट है, पैशन है, सीकिंग,
सीकिंग फॉर नॉलेज है, सीकिंग फॉर पावर है, कैरेक्टर उनका इन सब चीजों, तो नॉलेज को लेकर के है, पावर को लेकर के है, लस्ट है, ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। रिनेशन का स्पिरिट उस ड्रामा में खूबसूरत ढंग से दिखाया गया, चाहे डॉक्टर फास्टस होगा, टेम्बरलेन होगा, जीव ऑफ माल्टा होगा, और उन्होंने जो पैटर्न लिया उसी पैटर्न के बाद में शेक्सपियर ने भी फॉलो किया, तो काफी कुछ उनका कंट्रीब्यूशन इसीलिए कहा जाता है कि मतलब शेक्सपियर को लेकर के उनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा रहा है, या शेक्सपियर काफी कुछ उनसे सीखे, इसीलिए कहा जाता है ही पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। और यूनिवर्सिटी विट्स की एक पॉपुलर फिगर थे, एक पॉपुलर नेम रहे। यूनिवर्सिटी विट्स में जो है और भी लोग रहे हैं, आपके थॉमस नैश, थॉमस लॉज, और उसके अलावा थॉमस नैश का जो अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, आर द लाइफ ऑफ जैक मिल्टन एक नॉवेल है, थॉमस लॉज का रोजालिंड है जो शेक्सपियर की एज यू लाइक इट का सोर्स है, थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजिडी है, और इसके अलावा जो है मतलब आप इस तरह से कई नाम आप देख सकते हैं या पा सकते हैं जो वहां पे आपको वो करना है। अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जब हम और आगे बढ़ते हैं तो किसका जमाना आता है, शेक्सपियर का जमाना आता है। शेक्सपियर की ट्रेजिडी, कॉमेडी, सब कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है। हमें ये भी पता है कि शेक्सपियर की ट्रेजिडी या कॉमेडी में कोरस का रोल नहीं रहा है। अगर एक आध प्ले में कहीं आ गया तो अपनी जगह, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कोरस को उन्होंने एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ ड्रामा बनाया, ड्रामा का अभिन्न अंग बनाया। नो, नॉट एट ऑल, यू डोंट फाइंड। कोरस नहीं है, थ्री यूनिटीज नहीं, थ्री यूनिटी मीन्स यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, ये नहीं है। और ये भी नहीं है कि केवल पोएटिक लैंग्वेज में लिखा गया, उनकी ट्रेजेडी कॉमेडी पोएटिक और प्रोजाइक दोनों लैंग्वेज में लिखी गई है। और ये जरूर है कि उनकी ट्रेजेडी मेल ओरिएंटेड ट्रेजेडी है और उनकी कॉमेडी फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी। कॉमेडी में उन्होंने हीरोइंस को ज्यादा महत्व दिया है, ट्रेजेडी में उन्होंने हीरोज को ज्यादा महत्व दिया है। बाकी ये सब का सब पता है कि उसमें हॉरिबल सिचुएशन है, फियरफुल सिचुएशन है, मर्डर है, ब्लड है, ट्रेजिक एक्शन है, मार्सिया है, कैरेक्टर इज डेस्टिनी एंड डेस्टिनी इज कैरेक्टर, इस तरह की तमाम बातें, सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स है। वो ट्रेजिडी शेक्सपियर का इतना सबको पता है। और कॉमेडी में म्यूजिक है, लव है, मैरिज है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया है, रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज है, द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ का कॉन्सेप्ट है, और मेजर प्लॉट, माइनर प्लॉट, इस तरह की तमाम बातें जो है, यूज ऑफ म्यूजिक है, लव में लव और मेरी मेकिंग एटमॉस्फियर है। ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड इन शेक्सपियरियन कॉमेडी। इवन जॉन रस्किन ने भी कहा कि इन शेक्सपियरियन कॉमेडी देयर इज नो हीरो बट हीरोइंस, तमाम तरह की बातें। तो मैं उसको थोड़ा सा समेट ही रहा हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं करनी। उससे रिलेटेड कई वीडियोस मैंने पढ़े हुए हैं, किताब में भी है, और तमाम चीजें आप उसको समझते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे कि शेक्सपियर का अपना जो पैटर्न है, उन्होंने हिस्ट्री प्ले लिखा, उन्होंने ट्रेजिडीज लिखा, उन्होंने कॉमेडीज लिखा, उन्होंने जो है रोमांस लिखा, उनकी बिटर कॉमेडीज भी है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि 37 प्लेज में रोमन प्लेज है, लव ट्रेजिडीज, कई एंगल से उसको बांटने की कोशिश की गई। डॉक्टर डाउडन का डिवीजन है, डब्ल्यू जे लॉन्ग का डिवीजन है, अपने अपने हिसाब से लोगों ने किया। उन सब चीजों को हम देखते हैं। अब एक पॉइंट आता है कि शेक्सपियर का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, उन्होंने लिखा, लेकिन जब शेक्सपियर का आप देखेंगे तो शेक्सपियर एज एन आथर आपको यहाँ, और एज एन आथर आपको ये सारी चीजें पता है कि उनका क्या है, कैसे, क्या नहीं है। लेकिन अगर आप और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक नाम आता है जिसमें जो है कौन है, बेन जॉनसन है। बेन जॉनसन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का बड़ा राइटर, तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के जो बड़े राइटर है वह कौन है, बेन जॉनसन है, जिनका एक एग्जाम्पल है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। और उन्होंने सैटिरिकल कॉमेडी लिखी है, उन्होंने आयरॉनिकल कॉमेडी, उनकी कॉमेडी में सटायर है, आयरनी है। उनकी कॉमेडी को करेक्टिव कॉमेडी भी कहा जाए, क्योंकि जो भी सैटिरिकल कॉमेडी होगा उसका एम ही होता है करेक्ट करना। अगर कुछ गलत है, कुछ अगर वीक पॉइंट है, तो सटायर के माध्यम से उसमें सुधार की गुंजाइश, इसलिए उसको करेक्टिव कॉमेडी भी कहा जाता है। तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर उनका रहा है। इसके अलावा जो है सिजेनस और कैटलीन उनका ट्रेजिडीज रहा है। और भी उन्होंने जो है क्या किया हुआ है कि कॉमेडीज वगैरह लिखा हुआ है, जिसका हम लोगों ने जिक्र किया था। तो वॉल्पोन करके, वॉल्पोन उनका रहा है, सैटिरिकल कॉमेडीज रहा है। तो यू विल कम टू नो कि जब आप, इफ यू टर्न द पेजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो हमारी किताब में या कहीं से भी, तो बेन जॉनसन का एक हिस्सा आप पाएंगे कि ड्रामा में उनका क्या। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह क्या, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के बड़े राइटर और पहले लाउरिएट पोएट जो बेन जॉनसन से क्वेश्चन आता है।
आप थोड़ा सा और मूव करते हैं, तो और मूव करने के बाद ड्रामा 1642 में बैन कर दिया, थिएटर वाज बैन। जब थिएटर बैन कर दिया गया तो ज्यादा लिखा नहीं गया। लेकिन एक ड्रामा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह कौन सा है, वह आपका जॉन मिल्टन का एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामा है, सैमसन एगोनिस्ट। जॉन मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट, वह बहुत इंपॉर्टेंट, वह चीज आपको अपने पढ़ा भी है कि ट्रेजिडी है और किसके मॉडल पर है, ग्रीक ट्रेजिडी के मॉडल पर है। सैमसन एक रेसलर है, कैसे वह जो है प्यार में पड़ता है, फिर उसको जो है किडनैप किया जाता है, उसकी आंखें, उसको अंधा कर दिया जाता है। ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेंज, सप्रेशन, ऑपरेशन, दिस थिंग्स यू फाइंड। नाउ यू आर मूविंग, आप जब और आगे बढ़ते हैं तो आपको और क्या मिलता है कि ड्रामा जो है रेस्टोरेशन एज में उतना ज्यादा नहीं, लेकिन रेस्टोरेशन एज में ड्रामा की एक नई शक्ल आती है, वह रेस्टोरेशन ट्रेजिडी, जिसको हम हीरोइक ट्रेजिडी कहते हैं। जो वह रेस्टोरेशन ट्रेजिडी है या जो हीरोइक ट्रेजिडी है, उसका दो चीज आपको ध्यान में रखना है। एक तो उसका थीम क्या था, लव एंड वायलेंस। दूसरा चीज वह हीरोइक मीटर में लिखी गई। हीरोइक मीटर का मतलब यहाँ पे हीरोइक कपलेट में लिखी गई, हीरोइक कपलेट में लिखी गई। तो लव एंड वायलर उसका थीम था। लव एंड वायलर के अलावा उसमें और क्या चीज रहा है, उसमें कानफिदा का भी कॉन्सेप्ट था, कानफिदी का भी कॉन्सेप्ट था। उसमें जो है इसके अलावा जो है हीरोइक मीटर में लिखी गई है। और इसको जो लाया गया है जॉन ड्राइडन ने, और भी लोगों ने उसको लिखा हुआ है। जॉन ड्राइडन का एक प्ले आपको ध्यान में रखना, ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव किसमें लिखी गई है, ब्लैंक। यह एक एक्सेप्शनल ट्रेजिडी, एक एक्सेप्शनल हीरोइक ट्रेजिडी है। और मैंने आपको बता दिया हीरोइक ट्रेजिडी को रेस्टोरेशन ट्रेजिडी भी कहा जाता है। हीरोइक ट्रेजिडी को रेस्टोरेशन ट्रेजिडी भी कहा जाता है, क्योंकि यह रेस्टोरेशन एज में आई हुई थी। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, वह ये चीज ध्यान में रखना है कि इसका थीम क्या होता है, लव एंड वैलर। हीरोइन ब्यूटी का सिंबल होगी और हीरो वैलर का सिंबल होगा। लेकिन जो हीरो होगा वो जो है क्या होगा कि बहुत ज्यादा लव और वैलर के बीच में वह इंटेंजल्ड होगा, उलझा हुआ होगा। समटाइम्स सोचेगा मुझे लव की ओर जाना है, समटाइम्स उसकी ड्यूटी वैलर या डिफेंड ऑफ द ड्यूटी फॉर द नेशन उसको कॉल करेगी। तो एक सिचुएशन एक क्रिएट की जाती है, जिसका एग्जाम्पल मैंने किसका बताया, जॉन ड्राइडन, जो रेस्टोरेशन एज के बड़े राइटर हैं। उन्होंने एक ट्रेजेडी लिखा था जिसका नाम क्या है, ऑल फॉर लव, आर द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, उसी का सब टाइटल है, ओ आर द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। यह जो ट्रेजेडी थी किस पर आधारित है, यह जो ट्रेजेडी थी यह जो है आपका शेक्सपियर की एंटनी और क्लियोपैट्रा को मॉडल बना करके लिखा गया था। जब आप रेस्टोरेशन ट्रेजेडी से आगे बढ़ते हैं तो आपको एक और मिलता है, वह है रेस्टोरेशन कॉमेडी। जो रेस्टोरेशन कॉमेडी थी इसमें जो है कॉमेडी तो थी, लेकिन इसमें मैनर दिखाया गया। किसका मैनर दिखाया गया, एरिस्टोक्रेटिक क्लास का मैनर दिखाया गया। जो उच्च वर्ग का आदमी था, उस उच्च वर्ग का क्या उनका मैनर है, क्या उनका वे ऑफ लिविंग है, क्या उनका स्टाइल है। उसमें लस्ट था, पैशन था, मॉन्गरिंग है, स्टैंडलिंग है, बैक बाइटिंग है, ऑल दिस थिंग्स बी फाइन। और कल्चर बहुत अच्छा नहीं था, मोरालिटी नहीं थी, गुडनेस नहीं थी, वर्च्यू नहीं था, एथिक्स नहीं था। दीज थिंग्स वी सी, दीज थिंग्स वी फाइंड। तो मोरालिटी नहीं है, गुडनेस नहीं है, वर्च्यू नहीं है, एथिक्स नहीं है, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड, ये सब चीजें उनके पास नहीं थी। अगर ये सब चीजें सवाल उठता है नहीं थी तो था क्या, मैंने बताया लस्ट था, पैशन था, बैक बाइटिंग, बैक बाइटिंग लेग पुलिंग, मॉन्गरिंग था, स्टैंडलिंग था, एक दूसरे के खिलाफ स्कैंडल रचना, षड्यंत्र रचना, अफवाह फैलाना। और ये जो कल्चर था किसका था, एरिस्टोक्रेटिक क्लास। किसका था, एरिस्टोक्रेटिक, अपर क्लास, उच्च वर्ग का, या उच्च वर्ग के कल्चर, उच्च वर्ग की चीजों को, एरिस्टोक्रेटिक पैटर्न को वहां पे दिखाया गया या उस लाइफ को दिखाया जाता है। अब उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये सब चीजें रही है, तो इसका मतलब एक तरफ हीरोइक ट्रेजेडी जहाँ पे हीरोइज्म है, जहाँ पे लव है, जहाँ पे जो है आपका वैलर है, और दूसरी तरफ आपका रिस्टोरेशन कॉमेडी है जो प्रोजाइक लैंग्वेज में लिखी गई, जिसमें आयरनी है, सटायर है। और अपर जो क्लास है, एरिस्टोक्रेटिक जो क्लास है, उसके मैनर, उसकी स्टाइल को दिखाया गया, जिसमें लस्ट, पैशन, बैक बाइटिंग, हंगरिंग, स्टडी, ऑल दिस यू फाइंड। अब यू गो कि इसके बाद क्या होता है कि इसी कॉमेडी के खिलाफ एक रिएक्शन होता है, रिस्टोरेशन कॉमेडी के खिलाफ। और वह रिएक्शन किसके रूप में आता है, सेंटिमेंटल कॉमेडी के रूप में आता है।
किसके रूप में आता है? सेंटिमेंटल कॉमेडी। जब वह सेंटिमेंटल कॉमेडी के रूप में आता है तो ये जो सेंटिमेंटल कॉमेडी के जो लोग थे उसमें एक बड़ा नाम है रिचर्ड स्टील। रिचर्ड स्टील ने सेंटिमेंटल जो जो कि प्रोज एस्थेइस्ट भी है, उन्होंने सेंटिमेंटल कॉमेडी लिखा। और उस सेंटिमेंटल कॉमेडी में जो कब आता है आप ये समझिए, सेंटिमेंटल कॉमेडी ऑगस्टन एज में आई है, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप में। और रेस्टोरेशन का कॉमेडी कब आती है? जॉन ड्राइडन के समय आती है। तो जो सेंटिमेंटल कॉमेडी है जिसमें जो प्रोज राइटर भी हैं और आप कह सकते हैं कि रिचर्ड स्टील ने, उन्होंने सेंटिमेंटल कॉमेडी लिखा और उन्होंने कहा हमें गंभीर बातें करना चाहिए। जो हमारे अंदर से कैरेक्टर चला गया है, हमारे अपने कैरेक्टर जो में जो गुडनेस नहीं है, वर्च्यू नहीं है, मोरलिटी नहीं, उसकी जगह लस्ट और पैशन आ गया, ऐसा लगता है कि हम लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं। उन्होंने कहा नो, नॉट एट ऑल, बल्कि हमें क्या करना है, हमें इससे बढ़ करके चलना है। और हमें जिस काम को करना है कि हमें गंभीरता लानी है, अपने कैरेक्टर के वजन को घटाना नहीं। वजन का मतलब हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग रखना है, हमें अच्छी बातें करनी, गुडनेस पर वर्च्यू। तो सेंटिमेंटल कॉमेडी गुडनेस की बात करती है, वर्च्यू की बात करती है, मोरलिटी की बात करती है, एथिक्स की बात करती है, अच्छे कैरेक्टर्स की बात करती है और गंभीरता को फिर से स्टैब्लिश करती है। लेकिन कहाँ पे? मिडिल क्लास। कहाँ पे? मिडिल क्लास। और रेस्टोरेशन कॉमेडी किस क्लास की बात थी? अपर क्लास की। तो आपने देखा कि जो अपर क्लास है, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, उनके अंदर से अच्छाइयां गायब हो गई हैं और अब उसका असर धीरे धीरे कहाँ पे आता है? मिडिल क्लास पर आता है। तो मिडिल क्लास के लोगों में दोबारा अच्छाई स्टैब्लिश करने के लिए कौन सी कॉमेडी आती है? सेंटिमेंटल कॉमेडी। तो जो सेंटिमेंटल कॉमेडी है, यह एक तरह का रिएक्शन है। किसके खिलाफ रिएक्शन था? रेस्टोरेशन कॉमेडी के खिलाफ। फिर उसके बाद आप देखेंगे जिस समय सेंटिमेंटल कॉमेडी आती है उसी समय एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी आती है। और जो एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है, यह एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी में सेंटिमेंटल कॉमेडी की जो चीजें थी उसको जो है उसके खिलाफ लिखा जाता है। और ये देखा जाता है कि लस्ट की बात, पैशन की बात, बैकबाइटिंग की बात, मांगरिंग की बात, ये मिडिल क्लास में भी देखने को मिलती है। जो रेस्टोरेशन कॉमेडी में अपर क्लास में थी, वही सारी कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पे आ जाती है? मिडिल क्लास में आती है। जब वो सही वही सारी कैरेक्टरिस्टिक मिडिल क्लास में आती है, तब उसको क्या कहा जाता है? एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। जब मिडिल क्लास का आदमी वर्च्यू को, गुडनेस को, एथिक्स को, मोरालिटी को, अच्छे किरदार और अच्छे कैरेक्टर से दूरी बना लेता है, लस्ट में चला जाता है, पैशन में चला जाता है, मॉन्गरिंग में चला जाता है, स्टैंडलिंग में चला जाता है, बैकबाइटिंग में चला जाता है, तब जो कॉमेडी जन्म लेती है वह कौन सी है? सेंटिमेंटल कॉमेडी। रिचर्डसन का शेरिडान का स्कूल फॉर स्टैंडर्ड, ओलिवर गोल्डस्मिथ का शी इज टू कांकर, ये कई यूनिवर्सिटीज में प्रिस्क्राइब है, शी इज टू कांकर। ये सब किसका एग्जांपल है? एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी का, जो हम देखते हैं। और कब है? ऑगस्टन एज में या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप में। अब अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो छोटे मोटे थोड़े बहुत ड्रामा आए हैं, जैसे विलियम वर्dsworth का द बॉर्डर्स है, जो वार को लेकर के बात करता है। या अगर आप देखेंगे तो पीवी शेली का प्रोमिथस अनबाउंड करके लिरिकल ड्रामा था, जो भी हमने पीजीटी की क्लास में कवर किया था। कुछ इस तरह के ड्रामा आपको मिलेंगे, लेकिन रोमांटिक एज में ड्रामा उतना पॉपुलर नहीं है। विक्टोरियन एज में भी ड्रामा उतना पॉपुलर नहीं है। लेकिन जब आप मॉडर्न एज की बात करते हैं तो मॉडर्न एज में ड्रामा दोबारा जो है पॉपुलर होता है, और इसीलिए कहा जाता है मॉडर्न एज वॉज द एज ऑफ रिवाइवल ऑफ पोइट्री एंड ड्रामा। पोइट्री और ड्रामा दोनों मॉडर्न एज में रिवाइव किया जाता है। और आप देखते हैं कि मॉडर्न एज में जो ड्रामा आता है वह किसकी शक्ल में आता है? प्रॉब्लम प्ले। उसी प्रॉब्लम प्ले को एंटी रोमांटिक कॉमेडी कहा जाता है। उसी एंटी रोमांटिक कॉमेडी का एक और शक्ल डिस्कशन प्ले है या ड्रामा ऑफ आइडियाज है। तो प्रॉब्लम प्ले का क्यों कहा गया? इसलिए रखा गया कि प्रॉब्लम, जो सोशल प्रॉब्लम थे मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का, जैसे पॉवर्टी की, इलिटरेसी की, लैक ऑफ एजुकेशन है, क्लास स्ट्रगल है, इनजस्टिस है, इनइक्वलिटी है, प्रोस्टिट्यूशन का प्रॉब्लम, एजुकेशन की प्रॉब्लम, बोर्डिंग का प्रॉब्लम, फूडिंग लॉजिंग का प्रॉब्लम, हाउस का प्रॉब्लम, वाटर का प्रॉब्लम, तमाम सोशल इश्यूज, डाउरी का प्रॉब्लम, सिस्टम का प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम को या वार और लव को भी लेकर के, इन प्रॉब्लम को लेकर के, डोमेस्टिक वायलेंस का प्रॉब्लम, जो प्ले लिखा गया
उसी प्ले को क्या कहा गया, प्रॉब्लम प्ले कहा गया। अब उसको एंटी रोमांटिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें रोमांस नहीं है, उसमें उसमें उस तरह का रोमांस नहीं है जो परियों की दुनिया का होता है, जहाँ पे इमेजिनेशन हो, ब्यूटी हो, या जो शेक्सपियन कॉमेडी में आप देखते हैं उस तरह का ड्रामा नहीं है, बल्कि हकीकत की जिंदगी से रूबरू कराता हुआ एंड बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी, इसीलिए इसको एंटी रोमांटिक कॉमेडी कहा गया। डिस्कशन के प्ले क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि जो भी उसकी प्रॉब्लम थी उसमें कैरेक्टर्स एक्सचेंजिंग ऑफ डायलॉग, एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज को एक्सचेंज करके उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। इस वजह से उसको क्या कहा गया, डिस्कशन प्ले कहा गया। ड्रामा ऑफ आइडियाज क्यों कहा गया, क्योंकि आइडियाज को एक्सचेंज किया गया, इसीलिए इसको ड्रामा ऑफ आइडियाज कहा जाता है। इसका जो सबसे पहले राइटर है वो कौन है, हेनरिक इब्सन, जो नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट थे, जिन्होंने क्या लिखा था, अ डॉल्स हाउस, वहां से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद डब्ल्यू पिनरो है, ग्रैनविल बार्कर है, फिर एक बड़ा नाम जीवी शाह का, सबको पता है जीवी शाह के बारे में, उनका कैंडिडा है, आर्म सैंडी मैन है, सेंट जोन है, मिसेस वॉरेन प्रोफेशन है, मैन एंड सुपरमैन है, तमाम चीजें आप जो है जीबी शाह का आपने देखा है। उसके अलावा एक बड़ा नाम जॉन गाल्सवर्दी है, जिनका भी मैंने द सिल्वर बॉक्स पढ़ाया था, लॉयल्टीज मैंने पढ़ाया था, जस्टिस मैंने पढ़ाया था, वो सारी इश्यूज, सारे प्रॉब्लम किसी न किसी तरह से आते हैं। तो ये सब जो ड्रामेटिस्ट थे उन्होंने मिडिल क्लास, उनकी समस्या, हकीकत पर जो आधारित था उसको लेकर के उन्होंने बात किया। इसी समय ड्रामा का एक दूसरा रूप था पोएटिक प्ले, और जो पोएटिक प्ले था उसको किसने रिवाइव किया था, टीएस एलियट ने रिवाइव किया था। टीएस एलियट को क्रेडिट जाता है, लेकिन टीएस एलियट ने शेक्सपियर को नहीं फॉलो किया, उन्होंने ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट को फॉलो किया, और शेक्सपियर ने अपने प्ले में कोरस का यूज किया, पोएटिक लैंग्वेज का यूज किया, थ्री यूनिटीज का यूज किया है। टीएस एलियट के इंपॉर्टेंट प्ले में से द बर्थडे पार्टी है, कॉकटेल, सॉरी द बर्थडे पार्टी नहीं, कॉकटेल पार्टी, द बर्थडे पार्टी तो हैरोल्ड पिंटर का है, टीएस एलियट का आपका कॉकटेल पार्टी, द रॉक, मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रीयूनियन, ये सब उनकी इंपॉर्टेंट प्लेज हैं, जिसमें ग्रीक मिथ और स्टीसिया का जिक्र है, जिसमें क्लैश बिटवीन मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म है, जिसमें आयरॉनिकल फॉर्म में बातों को कहा गया है। उसके बाद आप देखते हैं कि ड्रामा का एक दूसरा रूप आता है जिसको थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहा जाता है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड में ट्राउमा दिखाया गया, पेन दिखाया गया कि वर्ल्ड वार के बाद, ड्रॉपिंग ऑफ द बम की वजह से, जब वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार जब 1945 में खत्म होता है, तो उसके बाद की लाइफ क्या है उसका रिफ्लेक्शन, जहाँ पे द पीपल आर क्राइंग, वीपिंग, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, और सबसे ज्यादा कि एक ट्राउमा, एक पेन, एगिनी, ग्रीफ, और साइकिल एबनॉर्मेलिटी, डिसऑर्डर, उनको लेकर के क्या किया जाता है, बात कही जाती है, या उनको लेकर के वो चीजें प्रेजेंट की जाती है। वी फाइंड दिस। नाउ यू विल कम टू नो कि जब आप इन सब चीजों को देखते हैं, थिएटर ऑफ एब्सर्ड को देखते हैं, तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड को देखने के बाद एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि अब ड्रामा में वैसी सब्जेक्ट मैटर नहीं रहा जो कि शेक्सपियर के जमाने में ट्रेजिडी में हीरोइज्म है, तो कॉमेडी में लव और अफेयर है, नहीं, अब का जो ड्रामा है वह आम इंसान की जिंदगी, उसकी समस्या क्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वार का प्रॉब्लम, एबनॉर्मेलिटी, डिसऑर्डर, एब्यूजिंग, ह्यूमिलिएटिंग, फ्रस्ट्रेशन, आइसोलेशन, एलियनेशन, इन सारी चीजों को लेकर के लिखा गया, जिसमें एक बड़ा नाम हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी है, और हैरोल्ड पिंटर को 2005 में नोबेल प्राइज मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, उनका एक प्ले है द बर्थडे पार्टी। और आप देखेंगे कि इसके अलावा एक वेटिंग फॉर गोडो, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है जो सैमुअल बेकेट का है, एंड गेम है जो सैमुअल बेकेट का है, बाकी जो है द मिथ ऑफ सिसिफस एल्बर्ट केमू का है जो 1942 में आता है। तमाम आपको एग्जांपल इससे जुड़े, अल्फ्रेड जेरी का युगु रा युगु द किंग है, उससे जुड़े मिलेगा, लेकिन आपको ये समझना है कि एक कब आता है, 1945 के बाद आता है, और उसमें वर्ल्ड वार को लेकर और उसके बाद की स्थिति को बताएगा, पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंस से शेयर किया गया, ट्राउमा, पेन, एगनी, एबनॉर्मलिटी, ऑल दीस थिंग्स यू सी, ऑल दीस थिंग्स यू फाइंड। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि ड्रामा का एक और रूप आता है जिसको आप क्या कहते हैं कि किचन सिंक ड्रामा। किचन सिंक ड्रामा एक टाइप का ड्रामा है जिसमें जो है, जिसका सेटिंग जो होगा वो कहाँ पे होगा, किचन में दिखाया जाता है, कि मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली कैरेक्टर्स उसी में इन्वॉल्व है, वहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है,
और लड़का पढ़ा लिखा है, खास करके लुक बैक इन एंगर, जॉन ऑसबॉर्न का एक प्ले है जो 1956 में आता है। और उसी में एक तरह का अदर प्ले है जिसका ड्राइंग रूम ड्रामा का मतलब उसका सेटिंग ड्राइंग रूम में है। तो किचन सिंक ड्रामा, ड्राइंग रूम ड्रामा, ये पोस्ट मॉडर्निज्म का हिस्सा है, वहां पे ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि ब्लैक कॉमेडी का कॉन्सेप्ट आता है सर जिसमें ड्राइंग मेव रूम। और या ड्राइंग रूम, DRAWING। और इन दोनों का एग्जांपल जॉन ऑसबर्न का लुक बैक इन एंगर 1956 में, जिसमें एक कैरेक्टर जिमी पॉटर करके उसको दिखाया गया है। तो यू विल कम टू नो कि ये सारा का सारा चीज आपको वहां से देखने को मिलेगा, या आप इसको समझ सकते हैं कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। कि मैं आपको ड्रामा का जो ओरिजिन है वहां से लेकर के उन सब चीजों का बात करता हुआ पोस्ट मॉडर्न एज तक ड्रामा की चीजों को लेकर के आया, जहाँ पे ये चीजें आपको एक एक नजर में समझने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वक्त के बदलने के साथ साथ ड्रामा की थीम, ड्रामा का कैरेक्टर और ड्रामा की और चीजें भी बदल जाती है। ऐसा नहीं कि ड्रामा केवल वही तक महदूद है जो पहले उसका पैटर्न रहा होगा। नो, नॉट एट ऑल। विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, स्ट्रक्चर इज गोइंग टू चेंज, इसका तमाम चीजें बदल रही है। तो ये तो किसका था, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा पर एक लेक्चर था, उससे जुड़े हुए टर्म थे जहां से मैंने आपको बताया। बाकी मैंने आपको बताया था कि क्या क्या और चीजें हैं जिसमें आप जा सकते हैं, शब्द को लेकर के मैंने आपको बताया था। लेकिन दो चीज और है जो पूछा जाता है। एक चीज है सॉलिलिकी। सॉलिलिकी, SOLILOQUY। सॉलिलिकी क्या होता है? सॉलिलिकी इज अ टाइप ऑफ डायलॉग, या एक तरह का डायलॉग होता है विच इज स्पोकन बाय अ कैरेक्टर, जो किसी कैरेक्टर, ऐसा नहीं केवल हीरो के द्वारा, हीरो हीरोइन कोई भी कैरेक्टर उसको बोलेगा, लेकिन जब वह बोलेगा तो जो बोलने वाला होगा वही अकेले स्टेज पर होगा। तो जो सॉलिलिकी है, सॉलिलिकी क्या है? सॉलिलिकी इज अ टाइप ऑफ डायलॉग, यह एक तरह का डायलॉग है विच इज स्पोकन बाय अ कैरेक्टर, जो एक कैरेक्टर के द्वारा बोला जाता है, लेकिन जब भी वह कैरेक्टर बोलेगा तो वही अकेले स्टेज पर होगा, दूसरा और कोई नहीं होगा। इसको क्या कहा जाता है? इसको सॉलिलिकी कहा जाता है। उसी से मिलता जुलता एक और शब्द है असाइड, ASID। असाइड क्या होता है? असाइड जो है अ टाइप ऑफ डायलॉग स्पोकन बाय अ कैरेक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर कैरेक्टर ऑन द स्टेज। देखिएगा, एक ही चीज बदला हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर कैरेक्टर ऑन द स्टेज। दूसरे कैरेक्टर स्टेज पर रहेंगे, लेकिन जो बोलने वाला होगा, जो दूसरे कैरेक्टर होंगे, उनके बीच में दूरी रहेगी। इसका मतलब क्या होता? अ साइड, थोड़ा सा साइड में जो बोलने वाला होगा वह दूसरे कैरेक्टर से दूरी बना लेगा, ऐसा लगेगा जैसे दूसरे कैरेक्टर जो स्टेज पर है वे सुन नहीं रहे, उनकी मौजूदगी तो होगी। सॉलिलिकी में जो है केवल बोलने वाला अकेले होगा, दूसरा कोई नहीं मौजूद होगा। असाइड उस डायलॉग को कहा जाता है जो बोलने वाला स्टेज पर बोलेगा, दूसरे कैरेक्टर वहां मौजूद होंगे, लेकिन दोनों के बीच में डिस्टेंस। ये दो टर्म है जो आपको सॉलिलिकी और असाइड को लेकर के आपको समझना है। इसके अलावा एक शब्द होता है एलिग्री। एलिग्री क्या होता है? एलिग्री इज अ टाइप ऑफ नरेशन। जो एलिग्री है यह नरेशन, कहानी बताने का तरीका है। यह प्रोज में भी बताई जाती है और पोइट्री में भी बताई जाती है। बट रिमेंबर दैट कि टू स्टोरीज रन सेम टाइम। एलिग्री में दो कहानियां साथ साथ चलती हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि एलिग्री इज अ टाइप ऑफ नरेशन। नरेशन मतलब कहानी बताना, कहानी सुनाना। तो एलिग्री एक ऐसा शब्द है जिसमें कहानी सुनाई जाती है, जिसमें कहानी बताई जाती है, लेकिन जो कहानी सुनाई या बताई जाती है उस समय दो कहानियां साथ साथ बताई जाएंगी। वह सिंबॉलिक वे में होगा, वह सिंबॉलिक वे में होगा। जो कहानी दबी हुई है, मतलब जो कहानी सेकेंडरी है, वह ज्यादा मायने रखती है बशर्ते प्राइमरी के। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि मैं जो है दिल्ली जा रहा था, दिल्ली जाते समय मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई और वह आदमी मुझे आज के समय का गांधी नजर आ रहा था।
अब जैसे ही मैंने कहा कि वह आदमी मुझे आज के समय का गांधी नजर आ रहा था या गांधी था, तो इसका मतलब कि गांधी के चरित्र को मैं प्राइमरी में रखूंगा और उस आदमी के चरित्र को मैं सेकेंडरी बना दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो होंगे गांधी सिंबॉलिक होंगे, और आज मैं कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में उस आदमी की कहानी जो मुझे दिल्ली में मिला, जो मॉडर्न गांधी है, उसकी बात मैं करूंगा। जैसे अगर नेल्सन मंडेला को और गांधी जी को दोनों लोगों की कहानी बताई जाएगी तो वह पैरेलल चल सकती है। अगर मैं ये कहूँ कि नेल्सन मंडेला इज द गांधी ऑफ अफ्रीका, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अफ्रीका के जो नेल्सन मंडेला है वो वहां के गांधी है। नेल्सन मंडेला सेकेंडरी हो जाएंगे, इंडिया के गांधी प्राइमरी हो जाएंगे। लेकिन उस कहानी में सेकेंडरी जो कैरेक्टर बना हुआ है नेल्सन मंडेला, वो जो है उनको उभारना होगा, वो ज्यादा मायने रखेंगे। वो वहां पे दब करके तो चल रहे हैं, लेकिन उन्हीं के कैरेक्टर को सामने लाने की बात की गई। यह एलिग्री में इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। एक शब्द होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि रिपीटिशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड। रिपीटिशन, एक जैसा साउंड लेकर के अगर कोई अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है नियर बाई वर्ड्स में, अगर एक जैसा साउंड लेकर के कोई अक्षर आता है तो उस चीज को क्या कहा जाएगा? एलिट्रेशन कहा। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब कि एलिट्रेशन मीन्स रिपीटिशन ऑफ अ स्पीच साउंड, रिपीटिशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, रिपीटिशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड। कैथार्सिस मैंने आपको बताया था। एक वर्ड होता है कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ जो होता है वह ट्रेजिडी से जुड़ा हुआ है। जब वो संकट आती है तो उस पार्टिकुलर सिचुएशन को, और यह क्या है कि यह जो है द एक्शन, द एक्शन एट द एंड ऑफ ट्रेजिडी, जो एक्शन ट्रेजिडी के एंड में दिखाया जाता है उसको क्या कहा जाएगा? उसको जो है कैटास्ट्रॉफ कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? कैटास्ट्रॉफ, जो ट्रेजिडी के अंत में दिखाया जाता है। तो सच अ थिंग यू फाइंड। एक वर्ड और मैं बताऊंगा कि जो मिथ है, मिथ के लिए ग्रीक में वर्ड माइथॉस है। मिथ के लिए ग्रीक में कौन सा वर्ड है? माइथॉस है। कैरेक्टर के लिए ग्रीक में वर्ड इथॉस है। अगर कभी इथॉस आता है कि व्हाट इज इथॉस, तो इथॉस मीन्स कैरेक्टर और माइथॉस मीन्स प्लॉट। माइथॉस मीन्स प्लॉट। तो ये दोनों वर्ड आप ध्यान में रखिएगा, माइथॉस, इथॉस, असाइड, साली लिखी, सर माइथॉस प्लॉट और मिथ। माइथॉस और मिथ दोनों एक ही चीज है। जो आपका मिथ है वह आपका इंग्लिश शब्द है, लेकिन वह ग्रीक वर्ड माइथॉस से आया हुआ है। लेकिन जो प्लॉट है, प्लॉट के लिए ही वर्ड कौन सा यूज किया जाता है? माइथॉस। माइथॉस का मतलब होता है फिक्टिटियस कैरेक्टर और इवेंट, नॉट कैरेक्टर बट घटना, इवेंट। तो प्लॉट के लिए या प्लॉट के लिए कौन सा वर्ड है? माइथॉस है। और कैरेक्टर के लिए कौन सा वर्ड है? इथॉस है, ETHOS। एक वर्ड होता है डिनाउमेंट, DENOUMENT। डिनाउमेंट जो होता है यह फॉलिंग एक्शन होता है। जब जो है एक्शन फॉलिंग की ओर जाता है, जैसे कोई भी कहानी होगी, पहले शुरू में चलेगी, अपने समाप्त पे पहुंचेगी, फिर उसका डाउनफॉल होता है। तो जहां से किसी कहानी का डाउनफॉल होता है उसको क्या कहा जाता है? डिनाउमेंट, DENOUMENT, डिनाउमेंट। और अगर वह जो एक्शन है, फॉलिंग एक्शन, अगर वह ट्रेजिक होगा तब वह क्या हो जाएगा? कैटास्ट्रॉफ। तब वह क्या हो जाएगा? कैटास्ट्रॉफ। ऑल दिस सिक्स यू हैव टू रिमेंबर, नथिंग एट ऑल। ऐसा और कोई चीज नहीं है। कॉमिक रिलीफ मैंने बता दिया, कोरस मैंने आपको बता दिया, और डायलॉग अगर आता है तो डायलॉग मीन्स कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच के कन्वर्सेशन को डायलॉग कहा जाता है। और अगर वर्ड आता है ड्रामेटिस पर्सोना, तो कैरेक्टर्स इन ड्रामा। ड्रामेटिस पर्सोना का मतलब कैरेक्टर्स इन ड्रामा। बाकी जो है सिंपल सा शब्द है, राइजिंग एक्शन है, फॉलिंग एक्शन है, वो सब अपनी जगह, उसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, एक वर्ड और आपको यूज बताना था, पैंटोमाइम।
पैंटोमाइम, पैंटोमाइम जो होता है किसी चीज का परफॉर्मेंस जो जेस्चर और पोस्चर से होता है, विदाउट स्पीकिंग इवन अ सिंगल वर्ड, बगैर एक शब्द बोले हुए, जैसे कोई मूक है, कोई बधिर है, या कोई ऐसा ही कैरेक्टर है जो विदाउट स्पीकिंग इवन अ सिंगल वर्ड बाय हिज जेस्चर, पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज अगर वो परफॉर्म करता है तो उस चीज को क्या कहा जाता है? पैंटोमाइम। हमें सारे स्पेलिंग लोगों सर? को PANTO पैंटोमाइम, MIME पैंटोमाइम। रिपीट कर दीजिए, पैंटोमाइम को क्या बोलते हैं सर? पैंटोमाइम का मतलब होता है कि परफॉर्मेंस बाय अ पर्सन not using even a single word, not speaking even a single word, but by gesture and posture, but through gesture and posture. सर गैल्सवर्दी का जस्टिस में जी सर जी there is a scene called mute scene. yeah There is a scene called can we call the scene pantomime? yeah undoubtedly agar that is a mute scene and you don't find ki any word has been spoken but through gesture and posture, because pantomime you can understand only in that situation when someone is perform something on stage, then we can understand, but dramatist gives the clue. अगर वो म्यूट सीन है तो श्योर और सर्टेन है कि वहां पे उसने कुछ बोला नहीं होगा। भाई रिटन फॉर्म में तो आएगा ही, लेकिन जब परफॉर्म किया जाएगा तो उसको कुछ नहीं करेगा। दैट विल बी द पार्ट ऑफ व्हाट, दैट विल बी द पार्ट ऑफ दैट। No, sir, not a single word from first Falstaff. No, Falder, not a single word from him. Rather, या he is showing gesture and posture, and he is actually attempting to show his या torture and his trouble in the jail. या so that is the part of what, that is the part of pantomime, that is the part. One thing I want to tell you कि after pantomime there is a word props. props जो है एक आपको थोड़ा सा नया शब्द लगेगा। props उस चीज को कहा जाता है कि कैरेक्टर्स के अलावा अगर कोई आर्टिकल्स या कोई गुड्स और स्टेज पर रखा जाता है परफॉर्म करने के लिए, तब उस पार्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता है? प्रॉप कहा जाता है। PROPS। प्रॉप्स माने आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स that appear on stage during a play, that appear on stage during a play। जैसे बाय द वे अगर हमें जो है मैकबेथ का प्ले परफॉर्म करना है और अगर वुंडेड सोल्जर आएगा, और वुंडेड सोल्जर जो करंट सिचुएशन वार का बताता, अगर आपको याद होगा एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में, तो उसको जो है क्या करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए या उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए हमें उस पार्टिकुलर चीज को करना पड़ेगा। तो हॉस्पिटलाइज करने के लिए डॉक्टर की किट है, बेड है, या मतलब जो उस समय रहा होगा उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ। तो अगर ये सारे ऑब्जेक्ट वहां पे आते हैं तो वे ऑब्जेक्ट प्रॉप होंगे, कैरेक्टर कभी प्रॉप नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ये आपको बताया जा रहा है प्रॉप का मतलब क्या होता है कि आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर, जो दिखाई पड़ता है, कहाँ दिखाई पड़ता है? ऑन स्टेज, स्टेज पर ड्यूरिंग अ प्ले, एक प्ले के परफॉर्मेंस के समय, उसको क्या कहा जाता है? प्रॉप कहा जाता है। PROPS, प्रॉप। एक और वर्ड होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजीनियम आर्च। प्रोजीनियम आर्च, प्रोजीनियम आर्च क्या होता है? प्रोजीनियम आर्च का मतलब होता है कि फ्रंट पार्ट ऑफ द स्टेज, किसी भी स्टेज का जो फ्रंट पार्ट होता है, जो खुला रहता है, या पर्दा पर्दा जब कभी फॉल होता है तो बंद हो जाता है, उस पार्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता है? प्रोजीनियम आर्च। PROSCENIUM, प्रोजीनियम आर्च, ARCH, फ्रंट पार्ट ऑफ द स्टेज।
फ्रंट पार्ट ऑफ द स्टेज। इसके अलावा एक और वर्ड है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन जो होता है उसका सीधा सा मतलब है कि the unraveling of a plot when the plot is in complicated situation and the that you can say कि exposition of the plot, जब प्लॉट का खुलासा होता है और कहानी आपको पता चलने लगती है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, आगे ये होगा। कहानी को जब रिजोल्यूट किया, समथिंग दैट इज गोइंग टू बी एक्सपोज दैट कम्स बिफोर यू, कि ये पार्टिकुलर चीज, तो उस पार्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता है? रिजोल्यूशन। RESOLUTION। रिजोल्यूशन मीन स्टार्टिंग आउट, SORTING, स्टार्टिंग आउट। जो कॉम्प्लिकेशन है वह कॉम्प्लिकेशन जो है अब खुल रहा, कोई मिस्ट्री नहीं रह गई, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन आर स्टार्टिंग आउट, SORTING, रिजोल्यूशन आर स्टार्टिंग आउट। तो जो वर्ड मैंने आपको बताया, प्रॉप मैंने आपको बताया, मैंने वर्ड आपको क्या बताया? रिजोल्यूशन बताया। एक वर्ड और होता है रिवर्सल, REVERSAL। रिवर्सल क्या होता है? कि जब कोई प्लॉट अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में चली जाए, रिवर्स गियर में, जैसे सब कुछ सही चल रहा है, जैसे आप गाड़ी ही अपनी लेके जा रहे हैं और आपको उम्मीद नहीं है और उस गाड़ी का जो है, किसी की गाड़ी का जो है ब्रेक फेल हो जाए और वह रिवर्स गियर लग जाए, तो जो अनएक्सपेक्टेड घटना अगर होने लगे तब उसको क्या कहा जाता है? रिवर्सल कहा जाता है। तो रिवर्सल के लिए जो आपको वर्ड लिखना है दैट इज वर्ड कि द पॉइंट एट विच the point at which the action of the plot turns in an unexpected direction। अगर एक्शन ऑफ द प्लॉट अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में चलने लगे तब उसको क्या कहा जाएगा? तब उसको रिवर्सल कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको याद होगा, जब जो है मैकबेथ जाते हैं किसके पास? हिकेट के पास, और कहते हैं कि मैं कैसे मरूंगा, तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता, वह बेबी जो समय से पहले जन्म लिया होगा वो, या तुम तब डिफीट होगे जब बर्नामूड खुद चल करके इस तरह पर आएगा। तो आप देखेंगे बर्नामूड नहीं चल करके आता, लेकिन सैनिक जो है बर्नामूड की टहनियां काट करके उसके पीछे छिपे रहते और लेकर के आते हैं। तब उसको लगता है अरे ये तो बर्नामूड आ रहा है। ये मैकबेथ के लिए रिवर्सल है। क्यों? मैकबेथ तो अभी तक ये सोच रहा था कि कोई ऐसा नहीं होगा जो समय से पहले जन्म लिया होगा, और कैसे बर्नामूड करके खुद चल के आएगा, पेड़ पौधे कैसे चल करके आ सकते हैं। लेकिन वहां पे ये दिखाया गया, तो यह क्या है? रिवर्सल है। किसके लिए? मैकबेथ के लिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड हो रहा है ना। अभी तक तो मैकबेथ बिल्कुल माइंड मेकअप किए थे, नो वन कैन किल मी, नो वन कैन डिफीट मी, लेकिन यू आर जस्ट गेटिंग कि वो अनएक्सपेक्टेड घटना होती है, घटित होती है, उस चीज को क्या कहा जाएगा? रिवर्सल कहा जाएगा। तो कुछ शब्द ऐसे हैं, एंटागोनिस्ट है, प्रोटेगोनिस्ट है, एक्शन है, प्लॉट है, सीन है, कैथार्सिस है, पिटी एंड फियर है, हाइमार्सिया है, और आपका परगेशन है, यूनिटी ऑफ एक्शन का जो अभी बात बताई जा रही थी, और कोरस है। ये मतलब ऐसे शब्द हैं जो ड्रामा से जुड़े हुए हैं। राउंड कैरेक्टर है, फ्लैट कैरेक्टर है, दीज थिंग्स यू हैव टू डू। सॉलिडिटी है, असाइड है, और आपको प्लॉट मैंने बता ही दिया। प्रॉप आपको अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉप ऑब्जेक्ट को कहते हैं। रिवर्सल आपको बताया गया। राइजिंग एक्शन है, फॉलिंग एक्शन है, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर। एक वर्ड और होता है, वह आपका ह्यूब्रिस, HUBRIS। ह्यूब्रिस जो है यह एक तरह का, आप कह सकते हैं कि ह्यूब्रिस का मतलब कि डिसओबेइंग ऑफ डिवाइन वार्निंग, डिसओबेइंग ऑफ डिवाइन वार्निंग। ये आप लिख लीजिए। ह्यूब्रिस एक तरह का आपका आप कह सकते हैं कि हाइमार्सिया है, या जो उसका ट्रेजिक प्ला होता है, जो डाउनफॉल ऑफ द हीरो दिखाता है, लेकिन उसमें होता क्या है? डिसओबेइंग ऑफ डिवाइन वार्निंग। जो डिवाइन वार्निंग है, जैसे ईश्वर के
कि अगर कोई भविष्यवाणी हुई है और अगर उसको डिसोबे किया जाता है तो उससे जो कैरेक्टर का डाउनफॉल होगा उसको क्या कहा जाएगा, ह्यूब्रिस कहा जाएगा। दिस ओबेइंग ऑफ डिवाइन वार्निंग, दैट इज व्हाट, दैट इज ह्यूब्रिस। ये चीज हमें समझना जरूरी है, दिस ओबेइंग ऑफ डिवाइन वार्निंग। फॉर एग्जाम्पल सर के लिए मैंने कई ह्यूब्रिस की स्पेलिंग बोल दीजिए। HUBRIS, HUBRIS। ह्यूब्रिस मीन्स डिसोबेइंग ऑफ डिवाइन वार्निंग। और जो हम लोगों ने हैमार्सिया की बात कही थी, हैमार्सिया जो है ट्रेजिक प्ला के भी नाम से जाना जाता है, ग्रीक में उसे हैमार्सिया कहा जाता है। उसी हैमार्सिया का एक दूसरा रूप क्या है, ह्यूब्रिस है, जिसमें डिवाइन वार्निंग दिखाया जाता है। और हैमार्सिया को ये एरर ऑफ जजमेंट भी कहा जाता है। इंग्लिश में उसको क्या कहा जाएगा, एरर ऑफ जजमेंट। एरर माने मिस्टेक, एक गलती से जो जजमेंट आता है या जो किसी का डाउनफॉल होता है वह चीज क्या है, दैट इज एरर ऑफ जजमेंट, ERROR, एरर ऑफ जजमेंट। तो इन दिस वे मैंने पूरा कोशिश किया कि आज आपको एक लेक्चर में मैं ज्यादातर बातें आपको मैंने समझा दिया। अभी तक मैंने जितना लिया था किसके लिया था, पोइट्री पर मैंने कराया, ये मेरा सेक्शन ड्रामा पर था। एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर मैं किसी दिन जो है किस पर लूंगा, नॉवेल पे लूंगा, जिसमें एक दिन में मैं पूरा नॉवेल बताऊंगा और उससे इम्पोर्टेंट रिलेटेड पॉइंट। बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी। वो कौन सी चीजें चलती रहेंगी, यू विल कम टू नो की जो टेस्ट सीरीज है, जो मैंने कहा कल से मैं मॉर्निंग सेशन में इसी टाइम लॉन्च करूंगा और आज आपको मैं भेज दूंगा। एक मैं उसका अलग से ग्रुप में मैं बनाऊंगा, अगर कोई इस ग्रुप में नहीं सेव हो पाएगा तो मुझे मैसेज कर देगा, ठीक है। मीट यू टुमारो। थैंक यू सर।